इस वर्ष पंडित बुधानंद के साथ खुशहाल तिजारत के लिए डोटी नेपाल की तरफ न जा पाया था। तिजारत मतलब वही जो उसके काले काम होते थे, जो ड्रग्स लाने के काम होते थे, वो वाले काम। पूरे 2 महीने अस्पताल में रहकर बुधानंद घर लौटे तो पहचाने नहीं जा रहे थे। जबड़ा नाक से मिला हुआ लगता था। दाई आंख की जगह अखरोट के बराबर गड्ढा हो गया था। रीछ ने जगह जगह इस बेरहमी से नोचा था कि देखते ही भय लगने लगता। डर कर बच्चे दूर भाग जाते थे। जन्म अकारत होने के बावजूद वो इसे पुनः सकारत करना चाहते थे। डोटी नेपाल की तरफ जाने की स्थिति में न रहने पर उन्होंने यहीं कोई रास्ता निकाल लिया था। गांव में घूम फिरकर जगह जगह से अत्तर गांजे की काली काली सेलियां खरीदकर इकट्ठी करने की योजना बनाने लगे और यहाँ भी उनका परम सहयोगी बन रहा था खुशहाल। लेकिन दुर्भाग्य से ये धंधा चला नहीं। 8-9 महीने भटकने के बाद भी कुछ हाथ नहीं आया तो बुधानंद ने एक नई तरकीब सोची कि चलो बकरी पालेंगे, पैसे वो लगाएंगे और पालेगा बेचेगा खुशहाल। जितनी आमदनी होगी आधा आधा बांट लेंगे। बामन थे क्योंकि, इसलिए बकरियों का धंधा वो कर नहीं सकते थे। अतः चतुराई से बंदूक खुशहाल के कंधे पर रख दी। पहली खेप में 11 बकरी और 2 हिलवान आए, यानी मेल बकरियां। खुशहाल ने घर के सामने एक बाड़ा नुमा झोपड़ी डाल दी, घास फूस की। उसका संकट टल गया था, वह फिर मगन हो गया। लोकहाट में रिखेश्वर के पास फूलडोल का मेला होता है। गांव के बहुत से लोग जा रहे थे। खुशहाल ने गोमती से कहा तो वो टाल गई। मेरा मन नहीं। तू तो निरी पगली है, खुशहाल ने कहा। तेरे लिए एक आध कपड़ा लत्ता खरीद लेंगे, भरपेट दूध जलेबी खाएगी, घर में अपने खाने के लिए गोला मिश्री ले आएगी। तेरे खाने पीने के दिन तो अब शुरू हुए हैं, चलना। ऐसा कहकर खुशहाल जोर से हंसा। न चाहते हुए भी गोमती को जाना पड़ा था। कलकोट की तरफ से कुछ और रिश्तेदार भी मेले में आने वाले थे। खुशहाल चाहता था कि खूब बन ठन कर जाएगी तो इज्जत बढ़ेगी। भाई बिरादरी में भी उसके सौकार पने की कुछ चर्चा होगी। यही सब सोचकर खुशहाल ने अच्छे अच्छे कुछ रंग बिरंगे कपड़े जो वो टनकपुर मंडी से खरीद कर लाया था उसे पहनने का आदेश दिया। पाँव में झावर, हाथों पर चांदी की पौंचियां, गले में ढेर सारी मालाएं। अपने ही सौंदर्य का भार गोमती उठा नहीं पा रही थी। मेले में जाकर खुशहाल ने खुले हाथ से खर्च किया। गोमती के लिए फंदे खरीदे, चूड़ी खरीदी, माथे पर लगाने के लिए बड़ी बड़ी लाल बिंदी खरीदी, चटक मटक रेशमी रुमाल। तिजारत का कुछ पैसा अभी शेष था शायद, इसलिए दोनों हाथों से लुटा रहा था। गोमती के लिए इतनी सारी वस्तुएं खरीदने पर भी उसका मन भरा नहीं था। शाम को घर जाने से पहले कागज की थैली भर के मिठाई और बांध लाया। बस अड्डे के पास गांव की अन्य औरतों के साथ उसे बिठाकर किसी जरूरी काम से वो ऊपर पटवारी के डेरे में चला गया। मेले से लौटने वालों की भीड़ लगी थी। समस्या ये थी कि खेती खान तक केवल एक ही बस जाएगी, तो इतने यात्री उसमें कैसे समा पाएंगे। हली, ओ बोझू, तुम तो पहचानी ही नहीं जा रही। इसे कितने गहने गहने। परली छू छू के उनको देख रही थी। ये बालियां कितने तोले की हैं? झावर कहाँ से बनाए? बनात की गोट वाली पिठौरी तो खूब छज रही है, पूरा आँस के फूल जैसी, झकाझक। गोमती सकुचाती हुई शर्म के मारे कुछ भी बोल नहीं पाई। लदौन की ही थी परली, खिमुका की छोटी बेटी। उसी नाते से उसे बोजू कह रही थी। बोजू मतलब भाभी। भीड़ से परे ले जाकर कुछ मिठाई उसे देती हुई बोली, हाँ हो, ये मेरे कुन्नू को दे देना। एक सीटी और पिपरी भी उसी समय खरीद कर उसकी अंगली में जेब में डाल दी। भूलना मत हाँ। गोमती का स्वर आद्र हो आया। फिर कुछ रुक कर बोली, तुम्हारे दादा के क्या हाल है? बिरमदा के? हाँ हाँ। तुमको पता नहीं बुझू, किसी से कहना मत। पटवार जी ने कलिका की शराब भट्टी पे छापा मारा तो बिरमदा ही पकड़ में आया। बाकी के तो पहले ही गायब हो गए ठहरे। उसे हथगड़ी पहना के परसों यही लोग हाथ लाए हैं। कहते हैं औलाद में डाल दिया था। एक ही सांस में परली कह गई। थोड़ी देर बाद चिंता आया। बिरमदा को बीड़ी दे आया। यहीं पास की औलाद में पड़ा है बेचारा। गलती कोई करे और भुगते कोई और। बस अड्डे के पास ही था हवालात घर। सामने ही काली पाथर की चट्टानों से कहीं कहीं छत दिखाई दे रही थी। घूमती छत की ओर देखती रही सशंकित दृष्टि से। फिर इधर उधर झांक कर परली का हाथ पकड़े दबे पांव चल पड़ी। साथ बैठी महिला के पास सामान की बड़ी पोटली छोड़ गई। सड़क से नीचे किंचित ढलान पर ही थी औलाद। ऊपर से ही बड़े बड़े सींचे दिखाई दे रहे थे। कच्ची सड़क थी, गीली चिकनी मिट्टी पर पांव फिसलने का खतरा था, इसलिए बच बच कर संभल संभल कर नीचे उतरी। लोहे की ऊंची ऊंची छड़ों से घिरी अंधेरी कोठरी में टटोलती
व्यग्र दृष्टि से कुछ खोजती रही। एक छाया सी हटी तभी। नदी की तरफ वाले दरवाजे की ओर पीट किए, ठोडी को घुटनों से मिलाए, जीर्ण शीर्ण वस्त्रों में लिपटा पिरमा टुकुर टुकुर बाहर झांक रहा था, भावशून्य दृष्टि से। हल्की हल्की पीली धूप का छोटा सा चकत्ता लोहे की छड़ों से कट कट कर उसके पांवों के पास बिखरा था। सूखा शरीर, बुझी हुई आंखें, झुकी कमर, दोनों हाथों से लोहे की ठंडी छड़ें पकड़कर गोमती सामने बैठे पंजर को देख रही थी। दाहिने हाथ की उंगलियों के बीच में बुझी हुई बीड़ी पड़ी हुई थी। सामने खड़ी गोमती की ओर देखकर भी उसे लग रहा था कि कुछ नहीं देख रहा। सजल नेत्रों से गोमती उसकी ओर जाने कब तक निर्निमेष ताकती रही। कह क्यों नहीं देते? अपराध तुमने नहीं किया। गोमती गला फाड़ फाड़ के कहना चाहती थी, पर शब्द गले में ही अटक गए। ओ पुज्जू, मोटर आ गई है हो, चलना नहीं है? परली ने ऊपर से आवाज लगाई तो गोमती की तंद्रा टूटी। अंगड़ी की जेब में गट्टा मिश्री की एक पुड़िया थी। छड़ों के बीच से हाथ छिड़काकर उसने पिरमा के सामने फेंकी और जेब में छपे कागज पत्तर और कुछ टूटी फूटी रेजगारी भी बिखेर दी। बीड़ी तम्बाकू के काम आएंगे। पर पिरमा ने उनको फर्श से भी नहीं उठाया और सारे सामान को ऐसे ही ताकता रहा। कहाँ चली गई थी? बस का टिकट थामे खुशहाल खड़ा था। यहीं पास ही तो। अरे तू तो रो रही है? आश्चर्य से खुशहाल ने पूछा। तो गोमती ने हंसकर कहा, रो कहाँ रही हूँ? मैं तो हंस रही हूँ। उससे सटकर खड़ी हो गई। अंतर की इतनी विरक्ति के बावजूद गोमती ने खुशहाल के प्रति अपने कर्तव्य में कहीं कोई कमी नहीं की। वो जो चाहता चुपचाप कर देती। मुंह खोलकर कभी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। सिर झुकाकर सब स्वीकार करती रही। खुशहाल के साथ उसकी जीने मरने की स्थिति से दोनों सौतें परेशान थी। अपने को हर तरह से उपेक्षित समझ रही थी। उसी से दिन का साथ, उसी से रात का। घर की ताला कुंजी भी उसी के हाथ। बकरियों के बाड़े के लिए चीड़ के तख्ते ढोती एक दिन बड़ी भनक कर बोली, हाँ हो, तुमको तो चाम प्यारा है, काम नहीं। हम खेतों पर हाड़ गलाती रहे और वो घर में राज रह जाती रहे, पाँव हिला हिला के खाए। उसी पे लगे हैं रस भरे फल, बड़े बड़े गुच्छे में। घर में रोटी भात बनाने के लिए भी तो कोई होगी, कोई चाहिए। खुशहाल ने कहा, हाँ हाँ वही रहेगी। वो नहीं रहेगी तो अपने पुराने कसम से लाड़ कैसे लड़ाएगी? तुम्हारे कपड़े चुरा चुरा के कैसे भेजेगी उसे? अपने बच्चे के लिए गुड़ की भेलियाँ, चूड़े भट्टे कैसे बांध बांध के सरकाएगी? और तुम इसे इसके पुराने खसम से मिलाने लोघाट कैसे ले जाओगे? मैं झूठ बोल रही हूँ तो दुर्ली से पूछ लो, किमली को बुला लो। फुलडोल के मेले में उससे मिलने गई थी कि नहीं गई थी, पूछ लो। सारा दिन उसी के लिए रोती रहती है डांट। इतनी ही जोनी मरनी है तो अपना मुंह वहीं काला क्यों नहीं करती? डाकिन हमारे घर का भत्ता भंग करने आई है। खुशहाल उस समय चुप हो गया, पर बाद में और लोगों ने भी जिक्र किया तो उसके मन में नाना प्रकार के नाग लौटने लगे। इतना सब करने के बाद ये हाल। उसी दिन रान डंडी में छाल मार करके मर जाती तो इतनी बदनामी नहीं होती और न घड़ी भरने का खर्चा होता। सारा दिन खुशहाल परेशान रहा और रात को लोटा भर के कच्ची गटका कर मुर्दे की तरह सो गया। चौका बर्तन के काम से निपट कर गोमती कमरे में पहुंची तो वहां निपट अंधियारा। तेल का लंपू भी नहीं जला। अंगीठी से छिलका जलाकर उसने कमरे में रोशनी की और खुशहाल को जगाकर दूध का गिलास पकड़ाया। हाँ हो, तुम तो आज सांझ को ही सो गए, कहीं जर बुखार तो नहीं? खुशहाल ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप गिलास थाम लिया। अपने ठंडे हाथ लोहे के गर्म गिलास के चारों ओर लपेट कर गर्म करता हुआ गोमती को देखता रहा। आंखें लाल थी खुशहाल की, चेहरा स्याह। गोमती को वक्र दृष्टि से ताकता हुआ बोला, तुझे बेटे की बड़ी याद आती है, खूब नराई लगती है ना? गोमती कोई उत्तर नहीं दे सकी और उसकी ओर देखती रही। ऐसा प्रश्न खुशहाल ने इससे पहले कभी पूछा ही नहीं था, फिर आज ही क्यों पूछ रहा है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बताना। हाँ, कभी कभी। पिरमा की भी? गोमती ने सिर झुका लिया। तू उसके पास जाना चाहती है? क्या उत्तर दे गोमती को सूझ नहीं रहा था। उंगली के नाखून से गोबर मिट्टी से लिपा हुआ कच्चा फर्श खुरचने लगी। इस बार तनिक ऊंचे स्वर में बोला, मैं पूछ रहा हूँ, तू उनके पास जाना चाहती है? हाँ, तुम्हारी आज्ञा हो तो। गोमती ने विह्वल होकर उसके पांव पकड़ लिए। मेरा मन उचाट हो गया है सच्ची। एक बार अपने कुनवा को देख आना चाहती हूँ। सुना है बहुत बीमार है, हाड़ ही हाड़ रह गए। तो वहीं उन्हीं के साथ क्यों नहीं रह जाती? कुछ सोचते हुए खुशहाल ने कहा। ये सुनते ही वो कृतकृत्य हो उठी। तुम्हारी आज्ञा हो तो। डबडबाई आंखों से उसने ऊपर देखा। यही तो होगा ना कि तेजवा हम सबको काट डालेगा। उनके साथ मरने में भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। खुशहाल की सहन शक्ति अब जवाब देगी।
वह अपने पर अधिक नियंत्रण नहीं रख सका। उसकी सारी देह आवेश में कांपने लगी, आंखों से चिंगारियां सी फूटने लगी। उसकी छाती पर जोर से एक लात जमाता हुआ फट पड़ा। कुतिया रांड, उन्हीं के साथ मरना था तो इतना नाटक क्यों किया? क्यों आई यहाँ? यहीं मर जाती। तेरे लक्षण भले होते तो वहीं खाती। कुतिया की तरह घर घर जूठन खाने को क्यों डोलती? वो बिछौने पर ही सिमट कर बैठ गई, सहम कर। अच्छी भली बात पूछते पूछते इन्हें क्या हो गया? गोमती की सहज बुद्धि में बात ही नहीं आ पा रही थी। पाँव के आघात से नहीं, किसी दूसरी व्यथा से वह तड़प रही थी। यहाँ से जाने की बात तू सोच भी कैसे सकती है? अंधकार में ही वह गरजा। घड़ी मेरे नाम की भरी, 400 रुपये कर्ज लेके मैंने चुकाए। पहले अपने बाप के रुपए गिन के जाना, फिर देरी के पाँव बाहर पाँव रखना। देखता हूँ ऐसे तू किस तरह से पीरमा साले के घर बैठती है। वहां से घसीट के लाऊंगा। रांड, अब किसी नए खसम की खोज में होगी। तेरी चालाकी मैं सब जानता हूँ। गोमती सन्न रह गई। उसके बिछौने पर दोबारा नहीं गई। गटरी की तरह एक तरफ कोने में ठिठुरी पड़ी पड़ी रही। उसे याद आया, उसके साथ ऐसा ही तब भी हुआ था जब उसकी पहली बार शादी हुई थी, चालसी पट्टी में। पीरमा से शादी से पहले 12 बरस की उम्र की थी तब वो, जब विवाह के बाद पहली बार ससुराल गई। उसके दूध के दांत भी अभी पूरे टूटे नहीं थे। दीन दुनिया की कुछ खबर नहीं थी। विवाह क्यों होता है, क्या होता है, उसे कुछ पता नहीं। उसे केवल कुछ अच्छे कपड़े पहनने की खुशी थी। रात को खाने पीने का काम समाप्त करके उसकी विधवा जिठानी उसका हाथ पकड़कर भीतर वाले कमरे में छोड़ आई और स्वयं बाहर आकर बाहर से कुंडा चढ़ा दिया। सास ससुर ननद देवर कोई भी नहीं था इस परिवार में। दूर के रिश्ते की निसंतान भावज के साथ पति 3 साल से रह रहा था। रिश्तेदारों के दबाव में आकर उसने कहीं अब जाकर ये विवाह किया था, अन्यथा कभी नहीं करता। अंधेरे कमरे में अकेले पहले तो उसे डर लगा, फिर किसी के चलने की आहट आई तो उसे लगा कि हाँ, ये मेरा पति ही है। उसका हाथ पकड़कर वह अंधकार में ही उसे बिछौने पर ले गया। पति पत्नी के संबंध क्या होते हैं उस अबोध को क्या पता। वो चुपचाप गर्म बिछौने में घुस गई और दिन भर की थकी थी, उसको नींद आ रही थी और हल्की सी झपकी आने लगी। पर वो उसे लाड़ जताता हुआ जगह जगह से टटोल रहा था। उसने आवेश में उसे बाहों में कसकर जोर से भींचा तो उसका दम घुटने लगा। कुछ सीमा तक वह सारी स्थिति सहती रही, पर जैसे ही पति के प्रेम की सीमा कुछ और बढ़ी, नन्ही गोमती घबराकर पसीने पसीने हो गई। पीड़ा असह्य होते ही जोर से चीखी। जो जो पति पाशविक बल का प्रदर्शन करता चला गया, उसकी चीखें बढ़ती चली गई। तभी पता नहीं पति को क्यों झुंझलाहट हुई कि आवेश में उसके नंगी पीठ पर एक मुक्का जमाया और कीड़े की तरह पकड़कर दूर छिटका दिया। अभी वो सिकड़ी सिसकती हुई रोती हुई गुड़ी मुड़ी सी कोने पर पड़ी ही थी कि खटाक से बाहर का कुंडा खटका। अंधेरे में ही जिठानी धमकती हुई भीतर चली आई। हाँ हाँ देवरजी, यह अकेले तुम्हारे बस की नहीं है, इसे तो मैं अभी ठीक करूंगी। कहती हुई वह उसे फिर से पति के बिछौने पर घसीट लाई। देवर की सहायता के लिए उसने अपने दोनों मजबूत पांवों से गोमती के घुटने दबाए और ऐंठ कर कलाइयां पकड़ ली। अब कर चूं। पति ने अपनी हथेली से उसका मुंह इतनी जोर से दबाया कि वो चीख भी नहीं पाई। कुछ देर बाद पसीने से नहाई अचेत सी एक और लुढ़क गई, विवश भाव से। असह्य पीड़ा से वो कराह रही थी। सारा शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था, थर थर। जेठानी अब उसे खींच कर बाहर ले गई और स्वयं भीतर घुसकर फटाक से किवाड़ बंद कर दिया। सुबह तक ठंड से ठिठुरती वो अकेली पड़ी रही। जीवन में तब पहली बार उसके पति ने उसके साथ बलात्कार किया था। अपने को ऐसी ही उपेक्षिता, असहाय उसने तब महसूस किया था जैसा कि आज। आज भी कुछ कुछ वैसा ही हो रहा था, किसी दूसरे ढंग से। पति ने उसे घसीट कर बाहर फेंक दिया तो दोनों सौतें इकट्ठी ही झट से भीतर चली गई और भीतर से धड़ाम से किवाड़ बंद कर दिया। सुबह उसका चेहरा बहुत उतरा था। पानी भरने से लौटी तो पति की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर दोनों सौतों ने उसके शरीर के गहने उतार लिए और घर की ताली कुंजी भी झटक ली। फिर जोगन की जोगन बन गई गोमती। दिन रात बाहर का काम करती, पानी भरती, जंगल से घास पात लाती, जलाने के लिए लकड़ियां काटती, गाय डंगरों और बकरियों का बाड़ा साफ करती और दालान में फटा हुआ दिन बिछाकर पड़ी रहती। तो ये था आज का चैप्टर। बताइएगा कि ये कैसा रहा, कि किस तरह का आपको लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। नमस्कार।